बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 31 दिसंबर यानी कि साल 2023 का आखिरी दिन। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में शुरू हुआ खेला, नीतीश ने काटा जेडीयू के इस एमपी का पत्ता, किया बड़ा ऐलान। लालू तेजस्वी के एमएलए के बयान पर घमासान, गिरिराज बोले सब कायर हैं, हिम्मत है तो कुरान पर बोलकर दिखाएं। 1 जनवरी यानी कल से बंद हो जाएंगे इन लोगों के गूगल पे, पेटीएम और फोन पे अकाउंट। क्या आप भी इसमें तो नहीं है शामिल? आगे आपको बताएंगे विस्तार से। जेडीयू नेता के साथ बैठक करके अब सभी राज्यों का दौरा करेंगे सीएम नीतीश कुमार, दल को करेंगे मजबूत। डॉक्टर ने मरीज को दिया नया जीवन, बिना चीरा लगाए निकाली गई गोली। जाने क्या है बिहार के डॉक्टरों का कमाल। हिंदू आस्था के खिलाफ फिर बिगड़े लालू के एमएलए फतेह बहादुर के बोल, दुर्गा के बाद सरस्वती पर उठाया सवाल। अभी तो खेल शुरू ही हुआ है, आगे देखिए। बिहार में मची सियासी उथल पुथल को लेकर के मोदी ने किया बड़ा दावा। बिहार से झारखंड और कोलकाता के लिए चलेगी नई बसें, 11 शहरों के लिए 90 सीटी बसों की होगी खरीद। एडीजे गंगवार ने बनाया खूंखार अपराधियों के सफाई का मास्टर प्लान, जल्द ही जेल के अंदर दिखेंगे टॉप 200 क्रिमिनल्स। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, अपने हर पुराने सहयोगी को ठिकाने लगाया। जाने बिहार के सीएम की सियासी कहानी। नीतीश कुमार के बरबोले विधायक गोपाल मंडल के बीच सड़क पर गुंडागर्दी, मृतक के परिवार वालों को मारने लगे थप्पड़, भारी बवाल। बिहार में अपराधियों का तांडव, लूट के विरोध करने पर एम्बुलेंस ड्राइवर को बदमाशों ने गोदा चाकू। जाने क्या है पूरा मामला। नवनियुक्त शिक्षक ध्यान दे, सीसीटीवी कैमरे में होगी आपकी जांच, फर्जी पाए जाने पर होंगे गिरफ्तार। बिहार में ठंड का दिखने लगा असर, पटना समेत बिहार के दर्जन भर जिलों में नहीं खिली धूप। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। जहां कल राजधानी पटना में दिन भर धूप नहीं खिली और लोगों को सीजन में पहली बार ठंड का एहसास हुआ, जब बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्र में बने चक्रवाती हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आई है। मौसम का मिजाज शुष्क बना हुआ है और फिर सुबह के समय घना कोहरा के साथ विजिबिलिटी काफी कम रही है। बिहार में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान फारबिसगंज में 29.2 डिग्री सेल्सियस, वहीं पर पटना का सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पटना में न्यूनतम तापमान 13.26 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला, जबकि सहरसा के भगवानपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने किसान भाइयों को अलर्ट करते हुए खेतों से फसलों को दूर कर लेने का अपील किया है। जब मौसम विभाग के माने तो एक चक्रवाती परिसंरचना उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी एवं आसपास के बांग्लादेश के क्षेत्र में समुद्र तल से औसतन 1.5 किलोमीटर ऊपर तक मौजूद है। जो अगले 24 घंटे के दौरान बिहार का मौसम शुष्क बना रहेगा और फिर राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। दोस्तों बिहार में अपराधियों का तांडव है, जब लूट के दौरान विरोध करने पर एम्बुलेंस ड्राइवर को बदमाशों ने चाकू गोदा है। आपको बता दें कि बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिस दिन लूट, छिनतई और लड़कियों के साथ गलत काम करने का मामला सामने नहीं आता हो। इस बीच अब एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां बदमाशों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने में लगे हुए थे, जब उसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर को चाकू मार करके घायल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार सीवान में बदमाशों ने लूट के दौरान विरोध करने पर एम्बुलेंस ड्राइवर को चाकू मार करके घायल कर दिया है। यह ड्राइवर से 60,000 नगद रुपये और फिर सोने की चैन की लूट
लूट की गई है। जहां इस घटना में घायल एम्बुलेंस ड्राइवर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बताया जा रहा है कि यह घटना नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल के गेट के समीप की है, जहां घायल एम्बुलेंस ड्राइवर की पहचान भगवानपुर हाट के रामपुर कोठी निवासी तारकेश्वर राय के पुत्र रोहित कुमार के रूप में हुई है, जो कि रोहित कुमार प्राइवेट एम्बुलेंस का ड्राइवर है। ये अपना एम्बुलेंस खड़ी करके सदर अस्पताल गेट के पास बैठ करके आग सेक रहा था। जब उस दौरान बाइक सवार 3 की संख्या में बदमाश उसके पास पहुंचे और गले से सोने की चैन और फिर 60,000 नगद रुपए लूट लिए। वहीं जब एम्बुलेंस ड्राइवर ने लूट का विरोध किया तो फिर बदमाशों ने चाकू मार करके घायल कर दिया है। दोस्तों, बिहार के विभिन्न जिलों से झारखंड एवं कोलकाता के लिए 53 से अधिक मार्गों पर बसों का परिचालन करने के लिए परिवहन विभाग ने परमिट दिया है। विभाग ने पूर्णिया से बोकारो, सासाराम से रांची, आरा से धनबाद, आरा से टाटा, जहानाबाद से रांची, जहानाबाद से टाटा समेत 53 मार्गों पर बसों का परिचालन करने के लिए अस्थायी अनुमति दी है। जहां अधिकारियों के मुताबिक इन मार्गों पर परिचालन शुरू होने के बाद लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। साथ ही इसके लिए नए मार्गों का चयन किया गया है, जहां अगले साल 40 से अधिक नए मार्गों पर भी बसों का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में यात्री सुविधा और फिर बेहतर करने के लिए पटना सहित अन्य सभी जगहों में इलेक्ट्रिक सिटी बसों का खरीद होगी। जहां इसकी शुरुआत 11 शहरों से होगी, जहां पहले चरण में 90 सिटी बसों की खरीद की जाएगी। जहां इसके बाद बाकी शहरों में सिटी बसों की खरीद होगी। परिवहन विभाग ने राज्य सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव बना करके भेजा है। इस प्रस्ताव की स्वीकृति मिलते ही बसों की खरीद शुरू की जाएगी। विभागीय सूत्रों के मुताबिक शहरी इलाकों में सड़कों की चौड़ाई कम होने के कारण छोटे बसें सड़क पर उतारने का निर्णय लिया गया है, ताकि बसों का सफर आसान हो सके। दोस्तों, हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने के देश भर में सियासी बवाल मचा चुके आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर से हंगामा खड़ा करने वाला बयान दिया है। लालू प्रसाद यादव के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने इस बार विधा की देवी सरस्वती के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उनकी पूजा पर सवाल खड़ा किया है। जी हाँ, इसके पहले उन्होंने शक्ति की देवी दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया था और राक्षस महिषासुर को अपना आदर्श बताया था। एक तरफ राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार के साथ हिंदू देवी देवताओं की श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करते हैं, तो फिर वहीं उनकी पार्टी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मानो हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का ठेका ले रखा है। आरजेडी विधायक ने इस बार फिर से देश के करोड़ों हिंदू जनमानस की भावनाओं को आहत करने वाला बयान दिया है। फतेह बहादुर ने इस बार सरस्वती पर सवाल खड़ा किया है। जहाँ सीधे शब्दों में कहें तो फिर उन्होंने सरस्वती को गाली देने का काम किया है। औरंगाबाद में मीडिया से बात करते हुए फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि ब्राह्मण ग्रंथों में ये लिखा है कि सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री है और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हो गया। उन्होंने अपनी बेटी के साथ शादी कर ली, तो फिर आप खुद समझ लीजिए कि पूजा किसकी होती है, चरित्रवानों की या फिर चरित्रहीनों की। उन्होंने यह भी कहा कि चरित्रवान और फिर चरित्रहीन वाली बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि संत कबीरदास ने ऐसा कहा है। दोस्तों, बिहार में चाचा भतीजे में कुर्सी की जंग छिड़ी हुई है। जय तेजस्वी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। बार बार तेजस्वी से मुख्यमंत्री की कुर्सी दूर छिटक जा रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्रा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में चाचा और भतीजे के बीच सीएम की कुर्सी के लिए जंग छिड़ी हुई है। चाचा कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि भतीजा कुर्सी से हटाने पर आमादा है। भाजपा प्रवक्ता ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललन सिंह को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा करके तेजस्वी यादव के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। जी हां, सीएम की कुर्सी तेजस्वी से और दूर छिटक गई है। यह चाचा ने भतीजे की राह में और कांटे बो दिए हैं। तेजस्वी के अरमानों आंसुओं में बह गए हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की किस्मत वेटिंग सीएम की है। वे सीएम बनने का सपना भी देख सकते हैं, लेकिन वे सीएम इन वेटिंग और फिर उनके चाचा नीतीश कुमार पीएम इन वेटिंग के रूप में ही हमेशा जाने जाएंगे। ये वेटिंग कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। दोस्तों, बिहार के सिवान में उल्लू जैसा दिखने वाला ये रहस्यमयी पक्षी मिला है। जब ये सांप की तरह आवाज निकलता है और फिर इसका आकार रोज बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कौन सा पक्षी है। दरअसल सिवान जिले के बिहार और फिर यूपी के बॉर्डर इलाके में गुटनी थाना क्षेत्र में विस्वार गांव निवासी मनन सिंह के घर का एक कमरा काफी दिनों से बंद पड़ा था। जब वे एक सप्ताह पहले अपने कमरे को खोल रहे थे, तब अचानक उन्हें सांप की आवाज सुनाई दी। तब मनन सिंह ने सपेरे को बुलाया। जहाँ सपेरे वाले बाबा लाठी डंडा लेकर के सांप पकड़ने गया। फिर कमरे को खोल करके सांप पकड़ने के लिए बाबा जैसे ही छज्जे पर पहुंचे, तो फिर उन्हें उल्लू जैसा दिखने वाला 4 पक्षी बैठे हुए नजर आए।
जब पहले तो बाबा डर गया, फिर उसने धीरे धीरे करके उल्लू जैसे दिखने वाले पक्षी को पकड़ लिया। इसके बाद इन पक्षियों को देखने के लिए गांव के दूर दूर से लोग पहुंचना शुरू कर दिए गए हैं। वहीं इस पक्षी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई कि आखिर ये पक्षी है क्या, कौन सी पक्षी है। ये पक्षी देखने में बिल्कुल भी सफ़ेद, आंखें काली और फिर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। जहाँ कुल 4 पक्षी हैं, 2 बड़े और फिर 2 छोटे। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का समय बचा हुआ है। ऐसे में देश की तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, जहां उस बीच बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ से अपने संगठन की बड़ी बैठक की जा रही है। इस बैठक में पार्टी न तो सिर्फ आगामी चुनाव बल्कि अन्य चीज़ों पर भी गहन चर्चा करेंगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में बिहार की सभी 40 सीटों को अपने पाले में करने के लिए भाजपा ने बड़ी बैठक बुलाई है। ये बैठक उस समय बुलाया गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में खलबली मची हुई है। जहां हालांकि इस बैठक की तारीख और फिर समय पहले ही तय थी। जब ये बैठक मुख्य रूप से राम मंदिर को लेकर के पार्टी की तरफ से चलाए जाने वाले कार्यक्रम को लेकर के बुलाया गया है। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी 2 जनवरी को पार्टी कार्यालय से लव कुश रथ यात्रा निकाल रही है। एक साथ 2 रथ को प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हरी झंडी दिखा करके पार्टी कार्यालय से रवाना करेंगे। जब लव कुश समाज के इस रथ यात्रा का स्लोगन सबके सिया सबके राम है। अगर आप भी गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम चलाते हैं तो आपके लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि 1 जनवरी से बहुत से लोगों का यूपीआई ऐप बंद होने वाला है। यानी कि यूपीआई ऐप जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे। आपको बता दूं कि खाता बंद करने के मानदंड रहस्य में डूबे हुए हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए परेशानी बढ़ गई है। रिपोर्ट से पता चला है कि खाता गतिविधि के कुछ पैटर्न ने इस कदम को प्रेरित किया है, लेकिन विशिष्टताओं का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। यह निर्णय डिजिटल भुगतान परिदृश्य में एक अभूतपूर्व कदम है, क्योंकि उपयोगकर्ता अपने खातों के भाग्य के बारे में अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। इन आसान बंदों के साथ उपयोगकर्ता अपने वित्तीय लेन देन में संभावित व्यवधान के बारे में चिंतित है। दोस्तों, आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह के बयान पर एक बार फिर से सियासी घमासान मच गया है। हिंदू देवी सरस्वती के बारे में आपत्तिजनक बयान देने पर भाजपा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू, तेजस्वी समेत कई बड़े नेताओं को निशाने पर लिया है। चिराग पासवान की लोजपा आर और फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हमने इस बयान की निंदा करते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। राजद विधायक के बयान की निंदा करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि जो लोग भी हिंदू धर्म और फिर सनातन को अपमानित करते हैं, वे कभी भी दूसरे धर्म के बारे में भी बोल करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हिंदू धर्म पर कटाक्ष करते हैं, चाहे राजद के मंत्री या फिर विधायक हो, चाहे यूपी की हो या फिर स्टालिन हो, या किसी में हिम्मत नहीं है, सब के सब कायर है। अगर इनमें हिम्मत है तो फिर कभी कुरान पर कुछ बोल करके दिखाएं, मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बयान दे करके देखें, या तब इनको पता चलेगा कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का क्या नतीजा होता है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ लोगों द्वारा करवाया जा रहा है। फतेह बहादुर सिंह के बयान पर बीजेपी के अलावा लोजपा, रामविलास और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी हमला बोला है। दोस्तों, बिहार में खेला शुरू हो गया है, जहां नीतीश कुमार ने जदयू के एक एमपी का पत्ता ही काट दिया है। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन में अभी अंतिम तौर पर सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, परंतु सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र के जदयू की ओर से देवेश चंद्र ठाकुर का प्रत्याशी बनना लगभग तय हो गया है। जदयू कार्य समिति की बैठक में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनकी घोषणा भी कर दी है। देवेश चंद्र और भी बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। आपको बता दें कि सीतामढ़ी सीट अभी जदयू के ही कब्जे में है, जहां से सुनील कुमार पिंटू सांसद हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे भाजपा के समर्थन में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सीतामढ़ी से उम्मीदवार घोषित करने पर देवेश चंद्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। वहीं वर्तमान जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीतामढ़ी में मौजूद जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में बताया है कि सीतामढ़ी सीट का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ जगत जननी जाननी भी करती है। यह पिछली बार जाननी जी के आशीर्वाद से ही घोषित उम्मीदवार का टिकट काटा और फिर उन्हें वहां से टिकट दिया गया। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा है कि विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देखिए आने वाले दिनों में जगत जननी जानकी का आशीर्वाद किसे प्राप्त होता है। आपको बता दें कि सुनील कुमार पिंटू को कार्यकारिणी और फिर परिषद की बैठक में भी नहीं बुलाया गया था। अब बिहार के किसान जमीन पर आलू नहीं उगाएंगे बल्कि हवा में आलू उगाएंगे। जी हां, बिहार के किसानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी आई है। इस किस्म की खेती करने से बिहार के किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। यह हवा में आलू को उगाने से
अब आप सोच रहे होंगे कि हमेशा तो आलू ज़मीन पर ही उगती है, हवा में कैसे उगेगी? तो हम आपको भी बताएंगे ना विस्तार से। आपको बता दूं कि प्रौद्योगिकी संस्थान शामगढ़ में आलू मिट्टी में नहीं बल्कि हवा में उगाए जा रहे हैं। संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाई क्वालिटी के बीज किसानों तक पहुंचाने के लिए एरोपोनिक तकनीक से आलू की नई प्रकार की किस्मों को उगाया है। हाल ही में शामगढ़ करनाल के आलू प्रौद्योगिकी संस्थान ने आलू की एक नई किस्म कुफरी को ईजाद किया है, जो कि किसानों के लिए वरदान साबित होगी। आलू की ये नई किस्म किसानों की आय को दोगुनी कर देगी और फिर लोगों को न्यूट्रिशन से भरपूर आलू खाने को मिलेगा। जहाँ जल्द ही किसानों को आलू की ये नई किस्म उपलब्ध कराई जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन आलू की खासियत क्या है, तो आपको बता दूं कि एरोपोनिक तकनीक से उगाए जा रहे इस आलू की खास बात यह है कि इसे उगाने के लिए मिट्टी और ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। जब किसान इस तकनीक से आलू की खेती करने के लिए केंद्र पहुंच रहे हैं। फुकड़ी नामक आलू की इस नई वैरायटी का बीज किसानों तक नहीं पहुंचा है। जहां अभी इस वैरायटी के आलू एरोपोनिक तकनीक से सिर्फ शामगढ़ के आलू प्रौद्योगिकी संस्थान में उगाए जा रहे हैं। जब इसके बीज मिनी ट्यूबर्स में बदल जाएंगे तब इन्हें किसानों को दिया जाएगा। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया है कि कुफरी किस्म के आलू के करीब 5 से 6 लाख मिनी ट्यूबर्स बनाने का टारगेट है, क्योंकि बाजार में इस वैरायटी की काफ़ी डिमांड है। जहां आलू की इस किस्म की खास बात यह है कि ये पिंक कलर के हैं जहां और इसका प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में होता है। आने वाले समय में इस वैरायटी की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी और फिर किसानों को भी इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा और अच्छा रेट भी मिलेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि आलू की इस किस्म की पैदावार 4 से 5 गुना है। जहां इसको उगाने के लिए एरोपोनिक ग्रो बॉक्स के अंदर माइक्रो प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के माध्यम से दिया जाता है। जी हाँ, इसमें मिट्टी और फिर कोपिट का उपयोग नहीं होता है। हार्डनिंग करने के बाद ट्रांसप्लांट करते हैं। इस वैरायटी की खासियत यह है कि ये 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है। दोस्तों, लहसुन के किसान मालामाल हो गए हैं। जब पिछले साल यानी कि साल 2022 की तुलना में साल 2023 में किसानों को 126% अधिक मुनाफा लहसुन की आसमान छूती कीमतों ने इस साल किसानों को मालामाल कर दिया है। जब पिछले साल दिसंबर 2022 की तुलना में इस साल दिसंबर 2023 में लहसुन के दामों में बेशुमार इजाफा हुआ है। पिछले साल दिसंबर 2022 में लहसुन के औसत दाम 8334 रुपये प्रति क्विंटल थे। जहाँ वहीं इस साल दिसंबर 2023 में बढ़कर के 18,809 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। जी हाँ, पिछले साल लहसुन के दाम इतने गिर गए थे कि किसान अपनी फसल को फेंकने तक मजबूर थे। दोस्तों, गृह विभाग ने बिहार पुलिस बल एवं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को 15 फरवरी तक चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। ब्यौरा न देने वाले पदाधिकारी कर्मियों के फरवरी माह का वेतन अवरुद्ध किया जाएगा। जहां उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को इसकी सूचना दी जाएगी। पत्र में विभाग ने सभी निकासी एवं वयन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 जनवरी तक अपने अंतर्गत वेतन निकासी करने वाले समूह क, ख एवं गौ के सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों की सूची तैयार कर लें। इस सूची के आधार पर 15 फरवरी तक उससे वितरण प्रणाली करना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यानी कि बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षकों की जांच अब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। वैसे तो ये जांच पहले चरण में योगदान कर चुकी 1 लाख शिक्षकों की चल रही है। वहीं बिहार में दूसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त होने वाले शिक्षकों की होगी। जहां इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को आदेश दिया गया है। जहां इसमें यह भी कहा गया है कि सभी नवनियुक्त शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन की भी जांच सुनिश्चित की जाएगी। यह जांच की व्यवस्था जिला मुख्यालय में की जाए। जांच करने वाले पदाधिकारी को प्रधान अध्यापक ये बताएं कि वही अध्यापक है जो पिछले 1 माह से उनके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। जहां यदि बिहार लोक सेवा आयोग की मशीन में स्टोर थंब इम्प्रेशन से संबंधित अध्यापक का थंब इम्प्रेशन मेल नहीं खाएगा तो फिर यह माना जाएगा कि संबंधित शिक्षक फर्जी है। उसके बाद गहन छानबीन करके प्राथमिकी होगी। जी हाँ, शिक्षक की गिरफ्तारी भी होगी। थंब इम्प्रेशन की जाँच विद्यालय अवधि के बाद होगी। जब प्रत्येक विद्यालय के प्रधान अध्यापक थंब इम्प्रेशन की जांच कराने अध्यापकों के साथ जाएंगे। यहाँ शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन की जांच बीपीएससी के वेंडर की मशीन से होगी। दोस्तों, नए साल की शुरुआत होने वाली है। जहां ऐसे में नया साल जहां लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां ला रहा है तो फिर वही साल की शुरुआत में ही कुछ चीज़ों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा सा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। जहां अगले साल कई बड़े बदलाव होंगे। जहां लोकसभा चुनाव भी 2024 में होने ही है। जहां इसके अलावा सिम कार्ड और फिर जीएसटी को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। कुल मिलाकर के 1 जनवरी से 8 चीज़ें बदल रही है। जहाँ इसमें गैस सिलेंडर के दाम से लेकर के गाड़ियों की कीमतें तक शामिल है। आपको बता दूं कि 1 जनवरी से 1 साल से बंद पड़े यूपीआई अकाउंट
बंद हो जाएंगे। जब बैंकों और फिर पेटीएम, फोन पे और गूगल पे से जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स भी 1 जनवरी से ऐसी यूपीआई आईडी इनएक्टिव कर देंगे जिनमें पिछले 1 साल से कोई भी लेन देन नहीं हुआ है। वहीं पर 1 जनवरी से सिम कार्ड लेने के लिए डिजिटल केवाईसी कराना होगा। जहां ऐसा इसलिए क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने पेपर बेस्ड केवाईसी को बंद कर दिया है। वहीं पर 1 जनवरी से आईटीआर फाइलिंग के लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। या दरअसल 31 दिसंबर को बिलेटेड आईटीआर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। जैसे में 1 जनवरी से इस पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं पर 1 जनवरी से देश की कई बड़ी कार कंपनियों ने गाड़ियों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है, जहां लग्जरी गाड़ियों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। वहीं पर साल 2024 से यानी कि 1 जनवरी से विदेशों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को नौकरी के लिए पढ़ाई समाप्त होने से पहले वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि किसी भी देश के छात्र तब तक कार्य वीजा पर स्विच नहीं कर पाएंगे जब तक उनका पाठ्यक्रम पूरा ना हो जाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अयोध्या पहुंचे। जब इस दौरान 15,700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और फिर शिलान्यास किया। जब मोदी ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक का 8 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी को के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में अति उत्साह स्वाभाविक है। जब भारत की मिट्टी के कण कण और फिर भारत के जन जन का मैं पुजारी हूँ, मैं भी आपकी तरह ही उत्सुक हूँ। जब पीएम मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि 22 जनवरी को अपने अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं या दीपावली मनाएं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश के इतिहास में 30 दिसंबर की तारीख बहुत ऐतिहासिक रही है। 1943 में आज के दिन ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में झंडा फहराकर के भारत की आज़ादी का उदय घोष किया था। आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए ऐसे पावन दिवस पर आज हम आज़ादी के अमृतकाल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की अफवाह पर ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। पूरी तरह से एस्ट्रेजमेंट और लीडरशिप चेंज के लिए एमएलए को तोड़ने की चर्चा को खारिज करते हुए जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि अब जेडीयू नए मापदंड स्थापित करेगा। उन्होंने शनिवार को ट्वीट किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनने के लिए बधाई दी है। ललन सिंह ने लिखा है कि जेडीयू की भलाई और लोकप्रिय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनने के लिए बधाई। जब संपूर्ण जेडीयू परिवार लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आपके प्रयास के साथ है। हमें विश्वास है कि पार्टी में आपका नेतृत्व निर्धारित करेगा सफलता के नए मापदंड। मीडिया से बातचीत करने के दौरान ललन सिंह ने कहा है कि उनके और फिर नीतीश कुमार के बीच विश्वास के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। वे इस भाजपा के कथाकार से बिल्कुल भी परेशान नहीं है कि वे सरकार के नेतृत्व को बदलने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने ये भी कहा है कि 20 दिसंबर को 1 दर्जन जेडीयू विधायकों की बैठक में मौजूद थे। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि वे उस तारीख को नई दिल्ली में थे और फिर शाम को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी। ललन सिंह ने कहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद वे खुद स्वेच्छा से छोड़ दिया है। 1.5 महीने पहले मैंने मुख्यमंत्री से इस पद से मुक्त होने का अनुरोध किया था, क्योंकि वे अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मुंगेर में अधिक समय देते हैं। महीने में 20 से 22 दिन मेरे क्षेत्र में गुजरता है, इसलिए संगठन के लिए पूरा समय देना संभव नहीं है। ये मेरा प्रस्ताव था कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारी और फिर राष्ट्रीय परिषद को उसी दिन मिलना चाहिए। दोस्तों, अध्यक्ष पद से हटने के बाद ललन सिंह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने नीतीश कुमार के लिए दिल से एक बात कही है। कौन सी बात, हम आपको भी बताएंगे। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद ललन सिंह ने अब पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने न सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल अपडेट की, बल्कि सीएम नीतीश कुमार के लिए दिल से बड़ी बात लिख दी है। जहाँ एक्स पर पोस्ट लिखने के साथ ही ललन सिंह ने बैठक की कई तस्वीरें भी शेयर की है। ललन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई। जहां पूरा जनता दल यूनाइटेड परिवार लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आपके प्रयासों के साथ है। हमें पूरा भरोसा है कि आपके नेतृत्व में पार्टी कामयाबी के नए मापदंड स्थापित करेगी। इस्तीफे के बाद ललन सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल को भी अपडेट कर दिया है। अब उन्होंने खुद को लोकसभा में जेडीयू का नेता लिखा है, जहां पहले अपने आधिकारिक एक्स हैंडल में ललन सिंह ने जेडीयू का नेशनल प्रेसिडेंट लिखा था। गुरुवार को प्रोफाइल में बदलाव करते हुए उन्होंने नेशनल प्रेसिडेंट शब्द को हटा दिया है। आपको बता दूं कि ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर के जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना है, इसीलिए ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि चर्चा कई तरह की है। जैसे सूत्रों ने कहा है कि पार्टी के भीतर अधिकतर प्रमुख नेताओं का मानना था कि नीतीश कुमार को 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले इस महत्वपूर्ण
समय में संगठन की कमान संभालनी चाहिए, जब पार्टी विपक्ष इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि नीतीश कुमार के साथ हाल में हुई बातचीत में पार्टी के भीतर कई नेताओं ने ललन सिंह के नेतृत्व शैली की आलोचना की थी। नीतीश कुमार ने कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से पार्टी अध्यक्ष का पद संभालने के इच्छुक नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के फैसले का पालन करेंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा सचिवालय में ऑफिस अटेंडेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड सहित विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट विधानसभा.bis.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बिहार विधानसभा में इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 1 जनवरी 2024 से शुरू होगी, जबकि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी 2024 तक होगी। इसके साथ ही शुल्क भुगतान के लिए उम्मीदवारों को 23 जनवरी 2024 तक समय मिलेगा। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा गार्ड और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास होना जरूरी है, जबकि ऑफिस अटेंडेंट के लिए 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा ड्राइवर के लिए 10वीं के साथ LMV और फिर HMV का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों, जेडीयू में अंदरूनी उठापटक के बीच बीजेपी की नजरें उसकी अति पिछड़ा वोट बैंक पर है। जहां सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने जेडीयू के अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। जेडीयू से अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी में पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल, मंगल पांडे, राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर और फिर नवीन नितिन को शामिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक कमेटी जनाधार वाले जेडीयू के अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं से संपर्क साधेगी, जहाँ उन्हें बीजेपी में लाने का प्रयास किया जाएगा। जहाँ कारण बिहार में ओबीसी और फिर अति पिछड़े वर्ग की आबादी 55% से भी अधिक है। नीतीश कुमार ने अति पिछड़े और फिर महादलित का वोट बैंक तैयार किया है, लेकिन बीजेपी इसमें सेंध लगाने में जुटी हुई है। आपको बता दूं कि चंद्रवंशी समुदाय से पूर्व मंत्री भीम सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। शामिल हुए सुहेली मेहता और प्रमोद चंद्रवंशी भी बीजेपी में आए। उत्तर प्रदेश की तरह ही बीजेपी अति पिछड़ा वर्ग की अलग अलग जातियों के प्रमुख नेताओं को साथ लाना चाहती है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी की टीम में भी अति पिछड़ा वर्ग को जगह दी गई है। सम्राट चौधरी खुद भी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़ों के आने के बाद अति पिछड़ा वर्ग की जातियों पर जोर है। इसे लेकर के सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 18% से बढ़ा करके 25% कर दिया है। अब बीजेपी इसे 30% करने की बात कह रही है। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर में 22 जनवरी को राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। चुनावी साल होने के चलते राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से राजनीति भी गर्मी बढ़ेगी और ये बीजेपी की भी एनर्जी बढ़ाएगी। यह लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है, तो बीजेपी बिहार में महागठबंधन को मात का ताना बना बन रही है। यह नीतीश कुमार ने जिस लवकुश फॉर्मूले से लालू प्रसाद यादव की अगुवाई वाली आरजेडी से सत्ता छीनी थी, अब बीजेपी ने उसी लवकुश समीकरण के जरिए जेडीयू की राजनीतिक जमीन कब्जाने का प्लान बनाया है। यह नीतीश कुमार ने जिसे सामाजिक न्याय का रंग दिया था, बीजेपी ने उसे हिंदुत्व के रूप में ढाल करके जेडीयू के साथ खेला करने में जुटी हुई है। जी हाँ, बिहार में बीजेपी 2 जनवरी से लवकुश यात्रा निकाल रही है। सबके सिया सबके राम स्लोगन के साथ निकालने वाली इस रथ यात्रा की शुरुआत पटना स्थित भाजपा कार्यालय से होगी। दोस्तों, जन स्वराज यात्रा के संयोजक प्रशांत किशोर इन दिनों दरभंगा में अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, जहां इस दौरान वे लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर लोगों को कांग्रेस, लालू और नीतीश के शासन के बारे में समझा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने लालू, नीतीश और कांग्रेस शासन की तारीफ की है। जब प्रशांत किशोर ने इस बार लालू, नीतीश और कांग्रेस के शासन की तारीफ करते हुए लोगों को बिहार के बारे में समझाने की कोशिश की। उन्होंने लोगों से कहा कि मान लीजिए कांग्रेस ने 45 साल अच्छा काम किया, इसे मानने में कोई बुराई नहीं है, उन्होंने सही में काम किया है। फिर लालू ने भी 15 साल शासन किया, उन्होंने गरीब पिछड़ों को आवाज़ दी, इसे भी मानने से इनकार नहीं कर सकते। लालू को आप कभी ये कहते हुए नहीं सुने होंगे कि उन्होंने बिहार को लंदन बना दिया। उन्होंने हमेशा से कहा कि उन्होंने गरीब और पिछड़ों को आवाज़ दी। अब नीतीश कुमार ने भी 15 साल शासन किया, उन्होंने बिजली और शिक्षा पर काम किया, इसे भी सही मान लेते हैं। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड देखें तो फिर भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है। फिर काहे बहस कर रहे हैं कि लालू बिगाड़े कि मोदी बिगाड़े। हम तो कह रहे हैं कि यदि सबने काम किया तो फिर भी हम लोग बदहाल हैं। जिसको समझ में आ रहा है कि जिस रास्ते पर बिहार में हम लोग 50 साल से चल रहे हैं, उस रास्ते पर चल करके बिहार का कल्याण नहीं हो सकता, रास्ता बदलना पड़ेगा। और हमें लगता है कि वे रास्ता समाज से होकर के गुजरता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की खेल
मायावती बिगाड़ सकती है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले मायावती की बीएसपी के फैसले से नीतीश और तेजस्वी की टेंशन बढ़ सकती है। आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिन पर न सिर्फ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की नजर है, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन भी यहां जीत हासिल करना चाहते हैं। जब बिहार में इंडिया गठबंधन से पहले भी एक गठबंधन है जिसे महागठबंधन के तौर पर जाना जाता है। इसमें कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और फिर कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल है। हालांकि बिहार में महागठबंधन को बीजेपी से नहीं बल्कि यूपी एक पार्टी से ज़्यादा खतरा है। दरअसल मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी का मानना है कि वे बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बिहार बसपा प्रभारी रामजी गौतम ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि बसपा पहले भी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है और 2024 में भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। उन्होंने कहा कि बिहार में पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत है और फिर ऐसे में हम वहाँ अच्छी सीट जीतेंगे। बसपा नेता की बातों में आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा है। जहाँ लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने का वक्त बचा हुआ है, जहाँ ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में मायावती महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है। बीएसपी ने जिस तरह से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसकी वजह से कहीं न कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं और भारतीय सेना, वायुसेना और फिर नौसेना में से किसी एक भी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने अधिकारी के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जो इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इन पदों के लिए जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वह यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। एनडीए भर्ती के तहत कुल 400 पदों पर बहाली की जाएगी। उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन 9 जनवरी 2024 तक या फिर उससे पहले भी कर सकते हैं। दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार अब सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ राजधानी दिल्ली में बैठक करेंगे। इसमें मुख्य रूप से बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड और फिर उन राज्यों के प्रतिनिधि होंगे जहां की पार्टी की स्थिति थोड़ी बेहतर है। इस बैठक में नीतीश कुमार पार्टी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। इसके बाद सभी राज्यों का दौरा करेंगे और फिर पार्टी को मजबूत करने में जुट जाएंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार अब सभी राज्यों का दौरा करेंगे। जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अपने संबोधन के क्रम में नीतीश कुमार ने कहा कि अपना समय निकाल करके वे सभी राज्यों का भ्रमण करेंगे। जदयू की नीतियों पर चर्चा भी होगी। इस दौरान बिहार में उनकी सरकार ने जो काम किया है उसके बारे में मुद्दों के आधार पर लोगों से बात किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय परिषद की में मौजूद लोगों से नीतीश कुमार ने कहा है कि वे चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम जाति आधारित गणना के मुद्दे पर भी सभी राज्यों में बात करेंगे और फिर मांग करेंगे कि जाति आधारित गणना को देश के स्तर पर करवाया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ललन सिंह ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जरूर छोड़ा है, लेकिन पार्टी के लिए वे काम करते रहेंगे। उधर देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार पर नीतीश कुमार ने अपने कल के संबोधन में मात्र एक बार हमला बोला, जहां उन्होंने कहा है कि 146 सांसदों को संसद में निलंबित किए जाने की घटना गलत है। इसकी निंदा का भी प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर के कोई भी बात नहीं दोहराई है। दोस्तों, बिहार के पटना में डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद मरीज को नया जीवन दिया है। यहाँ दूरबीन से मरीज के शरीर की गोली निकाली गई है। ये बिहार के डॉक्टरों ने कमाल कर दिखाया है। दूरबीन की मदद से मरीज की गोली निकाली गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि छाती में गोली लगने के बाद जिंदगी और मौत से जूझ रहे एक मरीज की डॉक्टरों ने जान बचा ली। इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी बात यह है कि मरीज के शरीर से गोली निकालने के लिए कोई भी बड़ा ऑपरेशन या फिर बड़ा चीरा नहीं लगाया गया था। जहाँ लेप्रोस्कोपी की मदद से गोली निकाल करके डॉक्टरों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। यह साथ ही मरीजों को एक नई जिंदगी दे दी है। यह इसके बाद मरीज की स्थिति में सुधार हो रहा है। जहाँ साथ ही डॉक्टर की टीम भी सफल ऑपरेशन से काफ़ी खुश है। दोस्तों, बिहार के एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया है कि बिहार के पेशेवर अपराधियों पर अब गंभीर चोट करने की तैयारी है। इसके लिए बिहार पुलिस जनवरी 2024 में मिशन सुरक्षा लागू करने जा रही है। बिहार में बेहतर पुलिसिंग के लिए लॉन्च किए जाने वाले 10 मिशन की श्रृंखला में ये दूसरा मिशन होगा। जब पुलिस मुख्यालय ने इस मिशन के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को इसका नोडल विभाग बनाया है। गंगवार ने बताया है कि मिशन सुरक्षा के 5 कंपोनेंट होंगे। इसमें कंपोनेंट के तहत दियारा क्षेत्र में बालू, शराब, मादक पदार्थ, हथियार के अवैध व्यापार और फिर अपराधियों की शरणार्थी सारण स्थल बनने से रोका जाएगा। इसके लिए 18 जिलों में 30 दियारा क्षेत्र पहचान किए गए हैं। यहाँ पुलिस कैंप बनेंगे। कैंप में एसटीएफ और फिर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल यानी कि बीएसएफ और फिर जिला पुलिस के विशेष प्रशिक्षित पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बिहार के पूर्णिया के एक विद्यालय में गांजा पीने से रोकने पर छात्रा की पिटाई कर दी।
गांजा कौन पी रहा था? गांजा छात्रा ही पी रहा था, लेकिन दूसरे सीनियर छात्रा द्वारा जूनियर छात्रा को गांजा पीने से रोकने पर जूनियर छात्रा ने सीनियर की जमकर के पिटाई कर दी। इस मामले में सीनियर छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए जीएमसीएच पूर्णिया में एडमिट कराया गया है। छात्रा ने बताया है कि उसने अपने सीनियर छात्रा को गांजा पीने से रोका। जब सीनियर छात्रा ने गांजा पीने से रुका तो नहीं, लेकिन उल्टे हमको इतना मारा जम करके कि मैं गंभीर रूप से घायल हो गया हूं और मुझे बाथरूम में बंद करके पीटा गया है। आपको बता दूं कि जिसकी पिटाई की गई है, जिस छात्रा की, उसका नाम गौरव कुमार है, जो कि पूर्णिया जिला के पूर्व प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जियागाछी से जुड़ी हुई है यह मामला। गौरव कुमार वहीं के 7वीं के छात्र हैं। सीनियर की पिटाई में घायल जूनियर छात्र जानकारी देते हुए पीड़ित छात्र गौरव कुमार ने बताया है कि कक्षा 8वीं में पढ़ने वाला उनका सीनियर नीरज कुमार विद्यालय के बाहर गांजे का सेवन कर रहा था। गांजे की महक से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उसने अपने सीनियर को गांजा सेवन से रोका। इसी को लेकर के सीनियर झल्ला उठे। इसके बाद उसने पीटना शुरू कर दिया। वह पीटता हुआ विद्यालय के वॉशरूम में ले गया, जहां शौचालय में बंद करके उसकी जमकर के पिटाई कर दी।